हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने हमारे चैनल पे एस्टेट पीजीटी साइंस और एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो हमारा जो ये वाली वीडियो रहेगी, ये रहेगी एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री की। तो इसमें हम क्या एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी आपकी चाहे किसी भी एग्जाम में आ रही हो तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहने वाली है। तो पूरी केमिस्ट्री अब हमने एक यूनिट पहले डिस्कस कर लिया। सेकंड यूनिट के हम इससे पहले हम 3 पार्ट देख के आ चुके हैं। और वो भी क्या है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है तो इसीलिए मैं इसका ये वाला पार्ट है जो बना रही हूँ। अदरवाइज तो मैं इसको एक वीडियो में भी कंबाइन कर देती, लेकिन एक वीडियो में कंबाइन होना पॉसिबल नहीं है। तो ये इसका थर्ड पार्ट है और इसके बाद इसका 1 2 3 3 पार्ट इसके हो चुके हैं और ये फोर्थ पार्ट है। थर्ड पता नहीं फोर्थ पार्ट है ये वाला, और ये इसका लास्ट पार्ट रहने वाला है। ये इस वीडियो का लास्ट पार्ट है, वो रहने वाला है। ठीक है, 1 2 थर्ड पार्ट है ये। हाँ, थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है ये। उसके बाद हम इसकी करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। थ्योरी पार्ट हमारा पूरा हो चुका है, इसके बाद हम करेंगे इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो देखते हैं क्या है। हमारी यूनिट है क्लास 11 की स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 3। तो देखो, इससे पहले हम पढ़ के आ चुके हैं हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा, हम पढ़ के आ चुके हैं। और जो भी हमारे बेसिक जो मॉडल थे वो पढ़ के आ चुके हैं। जैसे थॉमसन मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उनकी डिस्कवरी हम पढ़ के आए हैं। सारा कुछ पढ़ के आए हैं। अगर आप चाहो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री 2025, वहां से जाके देख सकते हो सारी क्लासेस को। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला ये वाली इस यूनिट का लास्ट पार्ट है ये, टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो हम क्या देखेंगे, हम जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया किसका, एटम का, तो वो किन दो डेवलपमेंट को बेसिस बना के लिया गया था। तो क्या क्या था वो, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। हम पढ़ के आए थे ना कि मैटर है वो वेव जैसे भी काम करेगा, जैसे इंटरफेरेंस हो गया हमारा और डिफ्रैक्शन हो गया। उसके बाद हमारा वो क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगा। ये तो क्या किसके एग्जाम्पल थे, इसके वेव नेचर के एग्जाम्पल थे। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं ना पहले। और जो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इनसे हमने क्या पता लगाया था, पार्टिकल जो मैटर है उसका पार्टिकल नेचर। ये पार्टिकल नेचर बता रहे थे, ये वेव नेचर बता रहे थे। तो वहां से हमने डिसाइड किया था कि जो भी हमारा मैटर होगा उसका क्या है, ड्यूअल बिहेवियर होगा। उसके बाद हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हेजनबर्ग ने बताया था कि हम किसी भी एटम का जो पोजीशन है और मोमेंटम है एक साथ डेफिनेटली नहीं बता सकते। तो अगर हम उसकी पोजीशन बताने को चलेंगे तो हम कुछ ना कुछ मतलब पोजीशन, या तो हम एक टाइम पे उसकी पोजीशन बता सकते हैं या तो हम एक टाइम पे उसका मोमेंटम बता सकते हैं। दोनों चीजें हम एक साथ नहीं बता सकते। वन बाय वन अब हम इनको देखेंगे। तो देखो, The French physicist de Broglie in 1924 proposed that matter-like radiation। अब हमने रेडिएशन का पढ़ा था, तो रेडिएशन के जैसे ही जो मैटर है वो भी ड्यूअल बिहेवियर दिखाएगा, बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज। पार्टिकल भी होगा और वेव लाइक भी होगा। इलेक्ट्रॉन शुड ऑल्सो हैव मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उनका भी कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, जैसे वो सर्कुलर उसमें रिवॉल्व करेंगे और उनकी कुछ वेवलेंथ होगी। इसके लिए इन्होंने एक रिलेशन दी थी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। तो ये रिएक्शन दी थी इन्होंने डी ब्रोगली ने, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। तो पी हमें पता है कि लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, पी इज इक्वल टू एम वी के इक्वल होता है। तो एच बाई पी हो गया। एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है 6.634 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड। और एम क्या है, मास है, और वी क्या है, वेलोसिटी है। तो ये सारी चीजें, लेमडा क्या है, वेवलेंथ है। तो इसके लिए इसने डी ब्रोगली ने दिया था। तो क्वेश्चन आएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, तो ये होगी, इसको याद रखना। और ये न्यूमेरिकल में भी काम आएगी आपके। इन्होंने क्या बोला था, देखो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज ए वेव करेक्टर। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसमें क्या होगा, वेव करेक्टर होगा। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट आर सो शॉर्ट बिकॉज ऑफ देयर लार्ज मैसेज देयर वेव प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी डिटेक्टेड। देखो क्या बोल रहा है ये, इन्होंने बोला कि जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होंगे, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होंगे, तो उनका जो मास है वो बहुत ज्यादा होगा। और जो मास ज्यादा होगा, देखो ये वाली
रिलेशन है हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। अगर हमने ऑब्जेक्ट लिए बहुत ज्यादा बड़े साइज के, अगर एम की वैल्यू ज्यादा होगी तो लैम्डा है जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। तो यही चीज यही बताइए, इसीलिए हम उनकी वेव प्रॉपर्टी को डिटेक्ट नहीं कर सकते। बाकी जो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर है वो सभी सब्जेक्ट का होता है अगर वो मोशन में है। लेकिन जो भी हमारे लार्ज मास के ऑब्जेक्ट हैं उनके केस में क्या होगा, मास लार्ज होने की वजह से उनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत कम हो जाएगी और उनका वेव नेचर है वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। The wavelengths associated with electrons and other subatomic particles with very small masses can however be detected experimentally। इसीलिए जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनका स्मॉल बहुत छोटा होता है उनके केस में हम वेवलेंथ है वो निकाल सकते हैं। रिजल्ट्स obtained from the following problem prove this point qualitatively। जो भी रिजल्ट ऑब्टेन हुए जो हमने जो अब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे उनसे क्या है, क्वालिटेटिवली क्वालिटी टाइप से भी हम इसको देख सकते हैं। देखो ये देखते हैं क्या पूछा जो, what will be the wavelength of ball having mass this और velocity this। तो देखो वेवलेंथ निकालनी है तो क्या होगा, h बाई एम वी। तो वेलोसिटी है हमारे पास, मास है हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट है हमारे पास, तो हमने वेवलेंथ निकाल ली है। और एक चीज याद रखना, वेवलेंथ निकलनी चाहिए मीटर में, तो h है हमारा, इसकी यूनिट है जूल सेकेंड। और उसके बाद मास है उसकी यूनिट दी हुई है किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए वेवलेंथ, तो हम इसके फॉर्मूले में इसको रख देंगे। ठीक है, तो इससे ये जो यूनिट आएगी वो क्या बन जाएगी, देखो ये है जूल सेकंड है ना, जूल सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। कहाँ पे गया, जूल को हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और एक सेकंड पहले है तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, एक एम से एक एम और किलोग्राम से किलोग्राम, तो जो हमारी यूनिट बचेगी वो क्या बची, जूल को तो हमने हटाई दिया ना, तो जो हमारी यूनिट बची वो क्या बची, मीटर बचेगी। तो ऐसे यूनिट के बिहाफ पे भी आप चीजों को निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज लिखी गई है, तो हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये रिलेशन देखते हैं पहले हम। देखो हमारे पास क्या था, लैम्डा क्या था, h बाई एम वी था, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, 1/2 एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर। तो मैं यहाँ से इसको 2 को इधर लेके जाऊंगी तो 2 काइनेटिक एनर्जी, और ये m को मैं इधर लेके आऊंगी तो ये डिवाइड बाई m और अंडर रूट हो जाएगा ये v का, तो ये v की वैल्यू आएगी। अब इस v की वैल्यू को मैं उठा के यहाँ पे डालूंगी तो लैम्डा h बाई एम, और v ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 2 के काइनेटिक एनर्जी और अंडर रूट में m। अब मैं इस m को क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट m और अंडर रूट m। अब इससे क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई अंडर रूट 2m, रूट में है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और काइनेटिक एनर्जी। तो ये वाला फॉर्मूला निकल के आ गया, इससे हम अपना न्यूमेरिकल है वो निकाल देंगे। हमसे क्या पूछा है, मास दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी दी गई है, हमें वेवलेंथ बतानी है। तो वेवलेंथ बतानी है, देखो तो यहीं से हम निकाल देंगे इसकी वेवलेंथ, क्या क्या दिया गया है हमें, काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है 1/2 एम वी स्क्वायर, सही है। तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो, सिंपल ही हो जाएगा, तो इस फॉर्मूले में रखने की भी बात नहीं है। बाकी आपने ये वाला फॉर्मूला है जो वो याद रखना है, तो कैसे याद करोगे, देखो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, 1/2 एम वी स्क्वायर, तो ये इधर गया तो 2 ke डिवाइड बाई m, और ये हो जाएगा v। तो v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास। और हमें क्या पता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्पीड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, डिस्टेंस बाई टाइम, तो ऐसे करके वो ये था। तो v हमारे पास है, हमें बतानी है लैम्डा, तो लैम्डा क्या हो जाएगी, c बाई वी, c बाई वी। तो यहाँ से v आएगा, c स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, रख देंगे। तो यही चीज है, निकाल के देखना अपने खुद के हाथ से अपनी।
तो देखो 2 इंटू में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें गिवन है, डिवाइड बाई दिस, ये आ गया हमारे पास। अब क्या है लैम्डा, अब लैम्डा है या तो इससे निकाल लो आप तो भी सेम आएगा, या तो इन्होंने इससे निकाला हुआ है मास की टर्म में, ये इन्होंने निकाला हुआ है, तो आप h बाई एम से भी निकाल सकते हो, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ के बाद में ये समझ लीजिए इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ से ही निकाला हुआ है। ठीक है, तो आप इसको निकाल के देखना खुद से और देखना बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा। कैलकुलेशन आप खुद के हाथ से जितनी ज्यादा करोगे उतनी ही ज्यादा आपको सहूलियत होगी इसमें। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। चलो देखो यहाँ पे है ना, इन्होंने क्या किया है, अगर यहाँ पे हमारी v किस में आई है, मीटर पर सेकंड में आई है, और अगर मैं यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला भी बताया आपको कि ये वाला कि क्या था हमारे पास कि स्पीड किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस और टाइम के, ये फॉर्मूला था हमारे पास। और अगर इसके अकॉर्डिंग हम ये लगाएंगे तो हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए वेवलेंथ, तो वो क्या हो जाएगी c बाई वी, और c को भी हम किस में मापेंगे, मीटर पर सेकंड में, और v भी हमारे पास मीटर पर सेकंड आएगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप इस वाले फॉर्मूले को मत लगाना, ऐसा ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला है ना, ये ही फॉर्मूला लगाना, अदरवाइज तो फिर हमारी यूनिट कैंसिल हो गई, तो लैम्डा की यूनिट ही नहीं बची, और हमारे पास जो वेवलेंथ होती है उसकी तो यूनिट मीटर में होती है, तो इस चीज को भी कंसिडर आपने साथ में करके चलना है। उसके बाद क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन विद वेवलेंथ दिस, तो एच लैम्डा क्या होता है हमारे पास, एच बाई एम वी होता, तो एम क्या हो जाएगा, एच बाई लैम्डा वी। एच की वैल्यू हमारे पास है, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है, वी की वैल्यू हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, तो हो जाएगा सारा ये। ठीक है, उसके बाद क्या है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वर्नर हेजनबर्ग थे एक जर्मन साइंटिस्ट फिजिस्ट, जिन्होंने ये वाला प्रिंसिपल दिया था। उन्होंने क्या बोला, इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम या वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि हम एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन है किसी भी इलेक्ट्रॉन की नहीं एक साथ नहीं बता सकते साइमल्टेनियसली, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि जो भी हमारा ये होगा ना, चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, या इसको ये बोल दो अनसर्टेनिटी, डेल का मतलब क्या है, चेंज, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन होगा h बाई 4 पाई के। फिर उन्होंने क्या किया कि ये क्या p की जगह पे क्या आया, एम वी आया, तो डेल्टा x और क्या आ जाएगा डेल्टा v, ये किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा h बाई 4 पाई m, तो ये वाला फॉर्मूला आपने याद में रखना है। ठीक है, if the position of the electron is known with high degree of accuracy then velocity of electron will be uncertain, कि अगर एक चीज हमने देख ली, एक चीज अगर आपने अच्छी एक्यूरेसी के साथ मिली तो दूसरी चीज अपने आप है क्या होगा, अनसर्टेन हो जाएगी, यही चीज इन्होंने बोला। तो इसकी स्टेटमेंट याद रखना, इस वाले फॉर्मूले को याद रखना है। उसके बाद क्या है हमारे पास, significance of uncertainty principle, it rules out existence of definite path or trajectory and अदर सिमिलर पार्टिकल्स। तो इसने क्या किया, जैसे पहले सारे बोलते आ रहे थे ना कि डेफिनेट पाथ होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे होंगे, लेकिन इसने बताया कि हम मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ बता ही नहीं सकते, तो इससे ये वाली चीज भी गलत हो गई फिर, है ना। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स लोकेशन एंड वेलोसिटी एट वेरियस मोमेंट, if we know that a body is at a particular instant, if we also know its velocity and the force acting in that instant, we can tell what will be sometime later। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर हमें बॉडी की क्या है, जो भी हमारी बॉडी रिवॉल्व कर रही है उसका हमें क्या पता हो, उसकी वेलोसिटी पता हो, उसका फोर्स पता हो, तो हम पता लगा पाएंगे कितनी देर के बाद जो हमारी बॉडी है वो कहाँ पे जाएगी। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि हम बता ही नहीं सकते, तो इसीलिए जो भी ये चीज बोली गई थी, तो ये भी क्या हो गया, इसने इस चीज को भी नहीं माना, ये चीज ये रूल है वो यहाँ पे नहीं लगा। The effect of Heisenberg uncertainty principle is significant only motion of microscopic object and not for macroscopic object। तो ये क्या हो जाएगा, सेम वहीं पे है, मैक्रोस्कोपिक के केस में उनका मास है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और वेवलेंथ उनकी स्मॉल हो जाएगी, तो इसलिए ये भी किस पे लगेगा, ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे ही लगेगा। तो यही चीज यहाँ पे बताइए कि डेल्टा वी डेल्टा एक्स हो जाएगा 4 पाई m, इस फॉर्मूले पे बेस ये न्यूमेरिकल है, तो ये याद रखना आपने।
क्या बोल रहा है कि जो जो हमारे मिलीग्राम साइज पार्टिकल होंगे या हैवियर ऑब्जेक्ट होंगे ना, उनमें क्या है, अनसर्टेनिटी है वो हार्डली, मतलब अनसर्टेनिटी का उनमें कोई रोल नहीं है। तो मेनली जो ये वाला नियम है वो किसके लिए है हमारे पास, जो भी हमारे माइक्रोस्कोपिक है, स्मॉल साइज पार्टिकल्स हैं, उनके लिए है। तो यहाँ पे क्या निकाला है, इलेक्ट्रॉन के लिए निकाली गई है अनसर्टेनिटी। जैसे एच की वैल्यू रख दी 4 पाई, एम की वैल्यू रख दी, तो ये आ जाएगी। It is therefore means that the precise statement of the position and momentum of electron have to be replaced by statement of probability, and the electron has a given position has at a given, this happens in the quantum mechanical model of atom। तो देखो अब तक तो हम क्या बोलते आ रहे थे, हम बोल एग्जैक्ट पोजीशन हम नहीं बता सकते, लेकिन हम क्या बोल देंगे वहां पे कि प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, इसकी पोजीशन ये होगी और इसका मोमेंटम क्या होगा। एग्जैक्ट पोजीशन है हम नहीं बता सकते। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने सबसे मेन चीज हमको यही बताई थी कि एग्जैक्ट पोजीशन है हम उसकी नहीं बता सकते। अब देखो, ए माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन्स इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। डिस्टेंस आपको ये दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन दी मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो फॉर्मूला आपको पता है, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ये था ना डेल्टा पी। तो डेल्टा वी किसके इक्वल था, एच बाई 4 पाई, ग्रेटर देन लगा लो या इक्वल लगा लो, न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम आप ये लगा सकते हो। उसके बाद ये था एम की टर्म में, एम डेल्टा एक्स पोजीशन और मोमेंटम था। तो पी की जगह पे हमने एम वी रखा था, तो ये हो जाएगा क्या, वी, और डेल्टा एक्स ही हो गया था एच 4 पाई एम, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, डेल्टा वी बताना है, तो ये हो जाएगा एच 4 पाई एम डेल्टा एक्स। सारी वैल्यू हमारे पास इसमें रखो और आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या है, इफ ए गोल्फ बॉल हैज ए मास दिस, उसका जो मास है इतना है, स्पीड है उसकी 45 मीटर पर सेकेंड, इफ स्पीड कैन मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो आपको अनसर्टेनिटी बतानी है किसमें, पोजीशन में। पहले आपको किसके लिए क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन स्पीड निकालना होगा। अनसर्टेनिटी इन स्पीड कैसे निकालेंगे हम, देखो इतनी इतनी स्पीड हमें गिवन है 45 मीटर पर सेकंड, और इन्होंने बोला कि जो स्पीड है ना उसकी एक्यूरेसी कितनी है, 2% है। तो इसका 2% क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0.09 मीटर पर सेकंड। तो हमने अनसर्टेनिटी है जो पोजीशन में वो निकाल ली। अब हम उसमें निकाल देंगे, क्या निकालना है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो अनसर्टेनिटी इन स्पीड हमने निकाल लिया, डेल्टा वी हमने निकाल लिया, तो डेल्टा एक्स निकालना। फिर से इस फॉर्मूले में रखो, एच कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एम आपके पास गिवन है 40 ग्राम, तो इसको आप 40 किलोग्राम में बदल देना, ठीक है। इसको 1000 से डिवाइड करके, और क्या हो जाएगा, सारे वैल्यू डालना, हमारा आंसर है वो आ जाएगा। उसके बाद देखो, इसीलिए क्या हुआ, रीजन हुआ, फिर फेल हुआ कौन सा, हमारा बोहर मॉडल ऑफ एटम। द वेव करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसिडर्ड इन बोहर मॉडल। बोहर मॉडल में वेव करेक्टर हुआ ही नहीं। दो ऑर्बिट उन्होंने क्या किया, क्लियरली पाथ डिफाइन कर दिया, लेकिन अगर वो वेव करेक्टर को मानते, तो अभी हम देख के आए हैं कि जब हम उसकी पोजीशन नहीं बता सकते, उसका मोमेंटम नहीं बता सकते, तो एग्जैक्ट ऑर्बिट भी हम उसका डिफाइन है वो नहीं कर सकते। is a clearly defined path, and this path can completely be defined if only both the position and velocity of electron are known exactly at same time। अगर हम उसकी पोजीशन पता है, उसकी वेलोसिटी पता है, तभी तो हम उसकी जो ऑर्बिट बता सकते हैं। लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बता दिया कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसकी जो मोमेंटम और पोजीशन एक टाइम पे बता सके, इसलिए वो फेल हो गया। दिस इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम नॉट ओनली इग्नोर द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर बट ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्ट विद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसीलिए क्या हुआ, ये फेल हो गया था। अब हमारे पास आया क्वांटम मैकेनिकल ऑफ बॉटम। ये क्या है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक्स इनटू द अकाउंट दिस ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्या होगा, जो दोनों बिहेवियर के साथ डील करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स बोलेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, थियोरेटिकल साइंस है that deals with the study of motions of microscopic object both observable wave like and particle like। तो ऐसे माइक्रोस्कोपिक, पूछ लिया आपसे कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, तो ऐसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ वो डील करेगी जिसमें क्या होगा, वेव नेचर भी होगा और पार्टिकल नेचर भी होगा। When quantum mechanics is applied to macroscopic object
फॉर विच वेव, देखो अभी बता के आए थे ना कि जो बड़े बड़े साइज के पार्टिकल होंगे मास ज्यादा होगा तो उसमें वेवलेंथ बहुत कम हो जाएगी। वेवलेंथ कम होने की वजह से वो वेव नेचर है वो शो नहीं करेंगे, तो इसीलिए उसका जो भी रिजल्ट आएगा ना फिर वो क्लासिकल मैकेनिक्स के जैसे आएगा। जो पार्टिकल नेचर है ना वो कंसिडर में होगा, उसका वेव नेचर है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का कंसिडरेशन में नहीं होगा। तो इन्होंने एक इक्वेशन दी एच आई इज इक्वल टू ई साई। एच यहाँ पे क्या है, एच ऑपरेटर क्या है, एच क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसको हम हैमिल्टोनियन बोलते हैं। ये सारा है ना फिजिक्स का पोर्शन है, तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं है इतनी ज्यादा वो लेने की, जो हमारी केमिस्ट्री में आता है वो हम वही देखेंगे। तो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन होता है, एज्यूमेटुअल क्वांटम नंबर एल होता है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल होता है। तो क्या होती है ये चीज, देखो मैंने लिखा आपके पास 4p, मैंने लिखा आपके पास 4d, 4 तो रहने दो, 4 एक हुआ, एक लिखते हैं 3d। तो जो भी हमारे पास ये होता था ये हमारी होती है क्या, n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसमें n4 है, इसमें n3 है। एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर ये होता है जो s p d f, s के लिए होता है 0, p के लिए होता है 1, d के लिए होता है 2 और f के लिए होता है 3। तो ये हमारे पास यहाँ पे l की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1, और यहाँ पे l की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। उसके बाद क्या है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल, तो वो क्या होता है -l से लेके +l तक। जैसे -1 0 1, सेम चीज यहाँ पे -l से मतलब -2 -1 0 1 2, ये हमारा हो जाएगा ml। तो ये चीज भी है, ये आपने याद रखना। उसके बाद क्या है, ये सारा देखो थ्योरी है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ये तो हम पहले भी पढ़ गए। जैसे E इज इक्वल टू एच वी था कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो क्वांटाइज रहेगी, उनमें क्या है सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू है वो रहेंगी। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड और नॉन एक्यूरेटली। तो इसीलिए क्या बोला गया कि किसी भी एटम में हम इलेक्ट्रॉन्स का पाथ है वो एक्यूरेटली नहीं बता सकते हैं। यू शैल सी लेटर वन टास्क ओनली, प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ये रहेगी यहाँ पे ये चीज मिलने की, ये यहाँ पे ये चीज मिलने की, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये हो सकती है, ये हो सकती है, लेकिन हम डेफिनेटली नहीं बता सकते। एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज वेव फंक्शन साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो एटॉमिक ऑर्बिटल फंक्शन क्या होगा, साई होगा। ये सारा कुछ उसका है, बस ये याद रखना। साइज स्क्वायर को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ साइज स्क्वायर एट डिफरेंट पॉइंट विद इन एन एटम इट इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन विल मोस्ट प्रोबेबिलिटी फाउंड। तो देखो ये है साइज स्क्वायर, इससे हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो बता ही नहीं सकते, क्वांटम मैकेनिक्स ने बता दिया था हमें। तो साइज स्क्वायर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब हम वो मैक्सिमम एरिया है वो कंसीडर कर पाएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है। तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है। साइज स्क्वायर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा। उसके बाद क्या, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है जो मैंने आपको बता दिया क्या होगा। जो क्या होगा, क्या डिटरमाइन करेगा, साइज डिटरमाइन करेगा। जैसे 3 है तो छोटा होगा, 4 है तो ज्यादा बड़ी सेल हो जाएगी, 5 है तो और ज्यादा बड़ी सेल हो जाएगी। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो आइडेंटिफाई द सेल। द नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल इज डिफाइंड एज n स्क्वायर। तो जो ऑर्बिटल अगर आपसे पूछ ले किससे बताओगे आप ऑर्बिटल, दो चीजों से बता सकते हो। एक बार तो एन स्क्वायर याद रखो, आगे बताऊंगी कैसे। एन स्क्वायर से आप उसके ऑर्बिटल है वो बता सकते हो। अगर शेल बतानी है तो 9th वाले में था ना कि के एल एम एन, n1 है तो के, n2 है तो l, n3 है तो m, n4 है तो m। एजुमेचुअल क्वांटम नंबर क्या बताएगा, ये क्या है, ये हमें बताएगा 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये याद रखना अपनी, ये दो दो तीन तीन लाइन इसलिए लगाइए कि आपको याद रहे। ये क्या बता रहा था, साइज बता रहा था और एनर्जी बता रहा था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर है वो क्या बताएगा, 3 डायमेंशनल शेप बताएगा। वो क्या हो सकती है, 0 1 2 क्या कुछ भी हो सकती है। तो जैसे यहाँ पे बताया है, देखो 0 के लिए S है, 1 के लिए P है, 2 के लिए D है, 3 के लिए F, 4 के G H, ये ऐसे बता सकते हो आप। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ml क्या है, इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या है, -l टू +l की जो वैल्यूज हैं। द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, ओरिएंटेशन बताएगा ये ऑर्बिटल की कि जो एग्जैक्ट ओरिएंटेशन क्या रहेगी ऑर्बिटल्स की। तो यहाँ पे क्या है, 2l + 1 वैल्यू गिव्स ml आर पॉसिबल, दीज वैल्यूज आर गिवन बाय -l टू l +l तक ये वैल्यूज होंगी, -l टू +l तक। तो जैसे l की वैल्यू 5 है तो ये -5 -4 -3 -2 1 0 1 2 3 4 5 तक ऐसे जाएंगे, ठीक है। और वैल्यूज होंगी कितनी, ये आप कैसे बता सकते हो,
2l+1 फॉर्मूला से बता सकते हो। कैसे? मैंने बोला हमारे पास है, मैंने क्या बोला, -l2 जाएगी। हाँ, l की वैल्यू क्या है, 4 है, तो यहाँ पे l की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 2 जा 8 और 9, तो रख के देखो, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हो गई ना 9। ऐसे भी 9 आई और ऐसे भी 9 आई, तो ये फॉर्मूला अगर ध्यान रहे तो रख लेना, अदरवाइज तो -l2 + l करके देख लेना। यहाँ पे बताया है कि s में 1 ऑर्बिटल होता, p में 3 होते हैं, d में 5, f में 7, g में 9 और h में 11 ऑर्बिटल होते हैं। उसके बाद आया हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। एन इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस मच सिमिलर द वे अर्थ स्पिन। देखो जैसे हमारे पास अर्थ है वो खुद अपने ओन एक्सिस पे भी घूमती है और मून के अराउंड भी, और ऐसे ही क्या हो जाएगा, उल्टा बोल दिया मैंने, हाँ, जो अर्थ है वो मान लो आपके खुद के एक्सिस पे जैसे घूमती है, तो वैसे ही जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या करेंगे, खुद के साइड वो घूमेंगे। तो दो कंडीशन होगी, एक वो क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो जब वो क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसकी स्पिन क्या होगी, प्लस के हाफ होगी, +1/2 होगी, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो -1/2 होगी। तो ये देख लिया हमने, एन शेल को डिफाइन करेगा, 2l+1 इतने ऑर्बिटल्स होंगे, वहां पे ml क्या करेगा, ml है ओरिएंटेशन बताएगा ऑर्बिटल्स की, एन क्या था, एनर्जी बता रहा था, और एजीमुथुअल क्वांटम नंबर एल क्या बता रहा था, मेनली शेप बता रहा था, और ये क्या है, ml क्या है, ओरिएंटेशन बताएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेज, कि ऑर्बिटल्स क्या होंगे, ऑर्बिटल जैसे एस में एक ही ऑर्बिटल होता, तो जितने वे से वो उसको अरेंज करेगा, ओरिएंटेशन होगी जितने वे में उसकी, तो वही बताते हैं क्या, उनको ऑर्बिटल्स बताएंगे। जैसे एस में एक है, पी है, वो 3 टाइप से हो सकता है, पी एक्स पी वाई पी जेड ऐसे। जैसे डी में होता है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऐसे करके। तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद दिस। तो हमने दो चीजें देखी थी, एक तो क्या, एन स्क्वायर से बताएंगे ऑर्बिटल, एन स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हम सीधे ही बता देंगे, जो एन है 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप बताना चाहो कि इसमें देखो एन के लिए क्या क्या चीजें दी गई हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग आप चलोगी तो सीधा ही हमारे पास फॉर्मूला हो गया कि एन स्क्वायर से हम बता दें। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू क्या होगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। तो 0 के केस में क्या होगा, हमारे पास s ऑर्बिटल होगा, और 1 के केस में क्या होगा, s होगा, s होगा, और 2 के केस में क्या होगा, s भी हो सकता है और p भी हो सकता है। हाँ, तो एल देखो, एल की वैल्यू हमारे पास 0 1 2 आ गई, एक मिनट 0 1 2 आ गई। तो हमने बोला था कि जितने भी ऑर्बिटल होंगे ना वो एम एल के इक्वल आएगा। तो कैसे, यहाँ पे एम एल 0 के लिए 0 होगा, और यहाँ पे -1 0 1 हो गया, यहाँ पे -2 -1 0 1 और 2 हो गया, तो कितने हो गए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने हो गए 9 हमारे पास ऑर्बिटल हो गए। या तो ऐसे निकाल लो या तो एन स्क्वायर करके निकाल लो, तो इन्होंने कुछ पजल करके लिखा है तो इसलिए समझ नहीं आता, ठीक है। उसके बाद देखो, विच ऑफ फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, क्या पूछा है, SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स। अच्छा, ऑर्बिटल बता, देखो n की वैल्यू 2 है तो 2 लिख दिया, l की वैल्यू 1 तो SPDF, तो 0 1 2 3, n की वैल्यू, l की वैल्यू क्या है, p 1 है तो क्या हो जाएगा 2p, तो यहाँ पे 2p आ गया। n की वैल्यू 4 है तो 4, l 0 है तो s 4s, n की वैल्यू 5 है तो 5, और 3 के लिए क्या आएगा 1 2 3 f 5f, 3 है तो 3, और 2 के लिए क्या आएगा d, तो d, ऐसे करके आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा पजलिंग मतलब थ्योरी ज्यादा दी गई है जिससे हमारा इसको पढ़ने का ही मन नहीं होता, बाकी जो एग्जाम ओरिएंटेटेड है वो यही है। 1s orbital, the probability density is maximum at the nucleus and it decreases sharply as we move from it। तो देखो ये है, तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, तो ये बोल रहे हैं कि हमारी जो डेंसिटी है ना वो यहाँ पे ज्यादा होगी 1s के केस में, और जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे, देखो यहाँ पे ये गाढ़ा है और यहाँ पे ऐसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी एज वी मूव फार फ्रॉम न्यूक्लियस। ये किसके केस में है, 1s के केस में है। और 2s के केस में क्या होगा, 2s के केस में कि पहले जब हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, पहले इसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अच्छी होगी, सिर्फ बीच में क्या हो जाएगी यहाँ पे
डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद जो कॉर्नर आएगा ना, उस पर भी क्या है, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो देखो 1s ऑर्बिटल मैक्सिमम होगी न्यूक्लियस के पास और डिक्रीज हो जाएगी जब हम इससे दूर जाएंगे। लेकिन इसके अलावा 2s ऑर्बिटल में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फर्स्ट डिक्रीज शार्पली टू जीरो, एक बार तो बीच में जीरो हो गई, देन स्टार्ट इंक्रीजिंग, उसके बाद इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। आफ्टर रीचिंग ए स्मॉल मैक्सिमा इट डिक्रीजेज अगेन एंड अप्रोचेज जीरो एज द वैल्यू ऑफ इंक्रीजेज फर्दर, उसके बाद क्या है वो फिर से जीरो हो जाएगी। और यहाँ पे हमने देखा कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो है, उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो नोड क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखो जितना बड़ा ऑर्बिटल होगा उतने उसमें उतने ही ज्यादा नोड होंगे, जितनी ज्यादा एन की वैल्यू होगी, तो इसीलिए एन पे डिपेंड करेगी। और नंबर ऑफ नोड्स किसके इक्वल होते हैं, n-1 के इक्वल होते हैं। उसके बाद है बाउंड्री सरफेस डायग्राम। अब यहाँ पे हमने बाउंड्री सरफेस दिखाया, लेकिन ऐसा जो डायग्राम है प्रॉपर्ली हम नहीं दिखा सकते, नहीं तो फिर वही बात होगी ना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाली, डायग्राम के हम स्पेशली ऑर्बिट है उसको तो बना ही नहीं सकते। In this representation, a boundary surface is drawn in space for an on which probability density is constant. ये बस ये दिखाने के लिए दिखाई गई है कि जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन की ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना, वो क्या है, ज्यादा है, मतलब वहां पे होने की उम्मीद है वो ज्यादा है। अब यही है कि हम ऐसे बाउंड्री क्यों नहीं दिखा सकते। Why do not we draw a boundary surface diagram which bounds a region in which the probability of finding electron is 100%? तो क्या मैं ये नहीं बोल सकती कि यहाँ पे मैंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन 100% यही मिलेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है कि ये क्या है, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना, इसकी कुछ वैल्यू होगी और क्या होगा, एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस नॉट पॉसिबल ए बाउंड्री टू रिजिड साइज इन विच। देखो अब हमारा न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ है, उसकी पाने की जो इलेक्ट्रॉन के पाने की पॉसिबिलिटी है वो उसकी इक्वल है, तो हम एक एग्जैक्ट एरिया नहीं बता सकते कि इतने एरिया में ही होगी, क्योंकि अब जब हमने 2s का केस देखा है तो वहां पे पहले इतनी में थी, उसके बाद यहाँ पे जीरो थी, उसके बाद फिर से हो गई थी, उसके बाद फिर जीरो हो गई, फिर ऐसे करके वो चलती रही, तो नोड बनते गए है ना, ऐसे इसलिए हमने बोला जितनी ज्यादा n की वैल्यू होगी उतने ज्यादा उसमें नोड बनते जाएंगे। तो यही चीज है कि हम एक एग्जैक्ट बाउंड्री उसकी नहीं बना सकते, क्योंकि उसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो अलग चीज हो जाएगी फिर। द साइज ऑफ एस ऑर्बिटल इंक्रीज विद इंक्रीजन, तो जैसे जैसे एन इंक्रीज होगा तो साइज भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो 4s का सबसे ज्यादा, 3s, देन 2s, देन 1s, ये यहाँ पे दिखाई गई है 1s और 2s का। ये हमें पी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन दिखाई है, px py pz। ये डी का दिखाए गए हैं, आपको देखना चाहो तो देख लो, डी एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, ये तो क्या आएंगे, बीच में आएंगे, और डी एक्स स्क्र वाई स्क्र है वो क्या आएगा, स्लोप पे आएगा, ठीक है, पूरा प्रॉपर है। ये देखो ये डी एक्स स्क्र वाई स्क्र बिल्कुल लाइन पे है, और ये लाइनों के बीच में है अगर आपने स्ट्रक्चर याद करनी है, और ये डी जेड स्क्र भी किस पे है, लाइन पे है, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैसे बताओगे आप, n-1 से, ये भी याद रखना है n-1 से। और एंगुलर नोड किससे बताओगे, n-l-1 से, इससे क्वेश्चन आया है, 2 बार क्वेश्चन आया, तो इससे इंपॉर्टेंट मान लो, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद एनर्जी आप कैसे बताओगे, देखो जो ऑर्बिटल जिनकी सेम एनर्जी होगी उनको हम डीजेनरेट बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉन इन हायर एक्साइटेड स्टेट, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे एनर्जी आपको दिखाई गई है, एक बार मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। देखो जैसे यहाँ पे है, ये हमारे पास एस शेल होगी, देन पी होगी, समझाने के लिए बता रही हूँ, देन डी होगी। तो एस सेल के जो इलेक्ट्रॉन है तो ये बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस के पास है, तो यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज है इन्फ्लुएंस कर रही होगी वो बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को आगे जाने नहीं देगा, मतलब यहाँ पे रोक के रखेगा, यहाँ पे इसको रोक के रखेगा, तो क्या होगा, आगे नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा, तो एक टाइप से ये क्या करेगा, शील्ड करेगा इसको, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, शील्ड करेगा, ठीक है। उसके बाद पी आएगा, तो अगर इसने थोड़ा मोड़ा इसने जाने भी दिया तो उसके बाद क्या करेगा, पी ऑर्बिटल से जाके टकराएगा, पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इसमें अट्रैक्शन बनेगी, ये पी इसके पास आ जाएगा लेकिन इसको बाहर इन्फ्लुएंस नहीं होने देगा। तो इस चीज के कि आउटर जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन है, आउटर इलेक्ट्रॉन उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, कि न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को आउटर इलेक्ट्रॉन है वो नहीं मतलब फील कर पा रहे, तो उसको हम बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि वो पहले ऐसे रोक लेता फिर बी फिर डी, तो शील्डिंग इफेक्ट की बात आएगी तो एस का सबसे ज्यादा, देन पी का, देन डी का, देन एफ का सबसे लास्ट में होगा।
तो यही चीज यहाँ पे बताई है। तो देखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, द इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल एक्सपीरियंस द फुल पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस चार्ज। ठीक है, द इफेक्ट विल बी लोअर एज द पार्शियल स्क्रीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द इनर शेल इलेक्ट्रॉन, शील्डिंग ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन। कि जो भी आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो क्या उनसे पहले जो न्यूक्लियस के पास वाले होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वो करेंगे, और साथ में इनके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी होगा। तो ये इतना पॉजिटिव चार्ज है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे जितना एस वाले करेंगे, देन पी वाले, देन डी वाले। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, एस पी डी एफ हो जाएगा। उसके बाद देखो, आपसे दो चीजें पूछी जाती है, एनर्जी कैसे देखोगे और n+l रूल भी आप इसको बोल सकते हो। सबसे पहले देखोगे आप जिस भी अगर n+l की वैल्यू आपकी कम है तो उसकी एनर्जी भी कम होगी। अगर ऑर्बिटल्स हैव सेम n+ वैल्यू तो ऑर्बिटल विद लोअर nu विल बी हैव लोअर एनर्जी। प्रेफरेंस किसको देगी, देखो लो और लो एनर्जी का ऑर्बिटल है, एनर्जी पहले भरा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, पहले भरा जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद कैसे देखेंगे, हम देखेंगे जिसकी n+l कम वो भरा जाएगा। अगर किसी केस में n+l सेम हो जाती है तो n कम वो भरा जाएगा, इनकी क्या होगी, लो एनर्जी। तो आपसे पूछ रहे कि किसकी एनर्जी लो होगी, तो हम बता देंगे पहले n+l वैल्यू से और फिर n से। कैसे बताओगे, देखो जैसे मैंने आपको बोल दिया 4s 3d 2p, तो निकाल लो एक बार इनकी n+l वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ n और यहाँ पे लिख रही हूँ l। तो इसमें n की वैल्यू कितनी है, 4 है, 3 है, 2 है, और l की वैल्यू इसमें क्या है, 4s लिखो इसका, 0 है, और इसमें क्या है 1 है, और इसमें क्या है 2 है, जैसे s p d। तो 0 1 2 है ना। तो अब हम निकालेंगे क्या, n+l वैल्यू। तो इसमें कितनी है 4 है, इसमें कितनी है 5 है, इसमें कितनी है 3 है। तो एनर्जी का रेशियो हम देखेंगे तो 2p की सबसे कम होगी, उसके बाद किसकी होगी 4s की, और उसके बाद किसकी होगी 3d की एनर्जी होगी। तो आपने देखा होगा जब भी फीलिंग होती है ना, तो 2p में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, देन 4s में, और देन 3d में। ऐसे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है। तो ऐसे आप इसकी लोअर एनर्जी निकाल सकते हो। एक दो एग्जांपल और बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि 3s है, 4p है, और 3d है, और उसके बाद 4s है। तो इसमें भी आप बता सकते हो, पहले n की वैल्यू 4 3 4 3, उसके बाद है l की वैल्यू 0 0 1 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 3 5 5। तो यहाँ पे देखो चीजें सेम हुई है। तो यहाँ से हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे n+l की वैल्यू। तो n+ वैल्यू सबसे कम किसकी है, 3s की। तो 3s की एनर्जी है वो सब, 3s की एनर्जी सबसे कम होगी, उसके बाद 4s की होगी। अब इन दोनों में से बात आई किसकी होगी, तो हमने देख लिया दोनों की l की वैल्यू है वो सेम आ गई। तो अब हम देखेंगे n की वैल्यू। तो n की वैल्यू जिसकी कम एनर्जी होगी उसकी कम होगी। तो देखो 3 है, n की वैल्यू 3 कम है, तो उसके बाद 3d और 4p। और इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ना हम, तो वो भी ऐसे होते हैं, पहले 3s में होंगे, लोअर एनर्जी में होते हैं ना, ये तो एनर्जी का ऑर्डर है, लो एनर्जी इसकी है। तो इलेक्ट्रॉन अगर फिल होंगे तो वो सबसे पहले 3s में होंगे, देन 4s में होंगे, देन 3d में होंगे, और देन 4p में होंगे। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, एनर्जी जो ऑर्बिटल इन द सेम सबसेल डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होगा, तो जो एनर्जीज है वो डिक्रीज हो जाएगी एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ। जैसे यहाँ पे है लिथियम पोटासियम, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी एनर्जी वो डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास 4 नियम रहते हैं, उसके बाद हमारी यूनिट है पूरी हो जाएगी। सबसे पहले ऑफ बो प्रिंसिपल। ऑफ बो प्रिंसिपल ने क्या किया, ऐसे लिखा 1s 2s 2p 3s 3p। अगर ये नहीं भी पता ना, उसके बाद भी मैंने n+l से आप निकाल सकते हो 3d कैसे भरने हैं, इसमें लिखा ही हुआ है। तो पहले ये देख लेते हैं। इन द ग्राउंड स्टेट एटॉमिक आर ऑर्बिटल्स आर फील्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। तो सबसे पहले लो वाला भरा जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। ये चीज तो मैंने आपको अभी बताई। तो देखो इन्होंने लिखी रखा है, यहीं से बता दूंगी। 1s 2s 2p 3s 3
डी ये हो जाएगा। तो यहाँ से भरना स्टार्ट होगा, सबसे पहले 1s देन 2s देन 2p, ऐसे ये जो लाइन बनी हुई है ऐसे करके ये। उसके बाद क्या हो जाएगा 3s 3p। देखो क्या होगा, सबसे पहले 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, ये हो गया 2p। उसके बाद यहाँ से क्या आया 3s आ गया, यहाँ तक आ गए हम। उसके बाद 3p 4s, 3p 4s आ गए। उसके बाद 3d 4d 5s तक आ गए। उसके बाद 4d, ये 4p है हाँ। तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग होगी वो क्या होगी, इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में होगी। तो यही चीज किसने बताई थी, ऑफबो ने बताई थी। तो बस यही याद रखना आपने, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन्होंने बोला था, ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एटम हैव कैन सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। क्या होगा कि सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकता। जैसे एन की वैल्यू हमने बोला कि एन की वैल्यू भी सेम हो जाए, एम जो एल की वैल्यू भी सेम हो जाए, जैसे उसके बाद स्पिन की वैल्यू भी सेम हो जाए, और क्या होगा उसके बाद कि एम एल है एम एस है वो सेम हो जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, सारे क्वांटम नंबर है वो एक जैसे नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते, देखो जैसे इनका कहने का मतलब यही था। एक मिनट, ठीक है एक मिनट। देखो क्या है, इनका कहने का मतलब यही था कि देखो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी मैंने ऐसे भर दिया, पी ऑर्बिटल मैंने ले लिया। तो ये होगा -1 0 1। तो मैं अगर इसके लिए एल की वैल्यू लिखूंगी, एन की वैल्यू तो सेम ही होगी क्योंकि सेम ऑर्बिटल है। अगर मैं एल की वैल्यू लिखूंगी तो दोनों के लिए -1 हो जाएगी। उसके बाद जो स्पिन की वैल्यू लिखूंगी तो दोनों के लिए 1/2 हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता। कैसे होगा फिर, ऐसे होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी फीलिंग ऐसे नहीं होके इसकी फीलिंग है कैसे होगी, ये ऐसे होगी और एक ऐसे होगी। मतलब दोनों की स्पिन है वो एक जैसे नहीं हो सकती। ये वाली चीज किसने बताई थी, हमारे पास पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बताई। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन में हैव देयर अपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं लेकिन उनकी जो स्पिन है वो क्या होगी, अपोजिट होगी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। तो कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2n स्क्वायर से आ सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि 4p है तो हमारी जो टोटल इलेक्ट्रॉन पूछा है तो इसमें कितने आ सकते हैं, तो ये हम बताएंगे। ये नहीं होता हमारी शेल, जैसे के एल एम एन, ये इन शेल के लिए है। के लिए हमारी वैल्यू क्या थी, 1 थी, इसके लिए 2, इसके लिए 3, यहाँ पे 4। तो के एन स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, के और 2 और 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 2 होंगे। उसके बाद अगली शेल थी के शेल, तो इसमें 2 और 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 8 होंगे। उसके बाद थर्ड शेल थी एल के लिए, ये 2 एन का स्क्वायर, तो इसके लिए हो गया, और एन का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 2 जा 18 हो गए। ऐसे करके ये क्या था, किससे पता चलेगा, ये हमें 2n स्क्वायर से पता चलेगा। अब क्या है हमारे पास, हंट्स रूल है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक चीज बोली कि हम पहले हर एक ऑर्बिटल को सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे मैंने ये है, मैंने बोल दिया आपको 2p3, तो एक केस है कि मैं इसको ऐसे भरूंगी 2p4 हो गया ये, तो चलो 2p4 कर लो। और उसके बाद एक केस है मैं इसको ऐसे भर दूंगी। जब तक कोई भी स्पेसिफिक एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं दी गई है हम पहले ऑर्बिटल को सिंगली ऑक्यूपाइड करेंगे। देखो वो हाई, वो नहीं बोलते हम उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड, जो वीक फील्ड है वो कॉन्सेप्ट बाद का है। कहीं बोलो कि हम वहाँ पे भी तो ये बढ़ते हैं, वो कॉन्सेप्ट बाद का, कि जब तक हमारे पास नॉर्मल हम इसका जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, तो पहले आप सिंगली फिल करोगे उसके बाद ही क्या करोगे, डबली फिल करोगे। तो ये इसने बताया था। Pairing of electron in belonging to same shell does not take place until each orbital belonging to that shell not get one electron। तब तक हम पेयरिंग नहीं करेंगे जब तक वो है हर एक शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन हमने ऑक्यूपाई नहीं किया हो। तो ये किसने बताया था, पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बताया था। तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना इलेक्ट्रॉन्स का, उसको ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे जो ये दिखाया है, देखो ये तो बताने की जरूरत नहीं है आपको। लिथियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो क्या हो जाएगा 1s2, उसके बाद 2s1 हो जाएगा लिथियम का।
तो ये क्रिया क्या है, 1s2 2s1 हो गया, बेरिलियम में 2s2 हो जाएगा, ये तो कॉन्फ़िगरेशन दिखाया है। द इलेक्ट्रॉन्स इन कम्प्लीटली फिल्ड शेल आर नोन एज कोर इलेक्ट्रॉन, और जो बाद में है वैलेंस शेल में वो क्या होगा, देखो मैंने बोल दिया, ये सोडियम है, एटॉमिक नंबर है 11, तो 2 8 और 1, तो जैसे ये बनाया मैंने, इस फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और इसकी थर्ड शेल, तो ये है हमारे पास 1, और ये हो जाएगा ऐसे यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, और एक है इसमें है, एक इसका तो मैंने पहले ही लगा दिया ना, इसको इसका ये एक हो गया और एक इसमें है। तो देखो ये जो बाहरी सबसे लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है इसको हम बोलेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, और जो इन दो अंदर की बची हुई सेल के सारे इलेक्ट्रॉन हैं इनको हम बोलेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। तो यही चीज यहाँ पे बताई कि जो बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम वैलेंस शेल बोलेंगे, जो अंदर की कंप्लीटली फील्ड शेल के होंगे उनको कोर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। उसके बाद क्या है, Chromium and copper have 5 and 10 electron in 3d orbital rather than 4 and 9 as their position would be indicated to electron 4s orbital fully filled और half filled। क्या बोल रहे हैं इनको, देखो क्या है हमारे पास, क्रोमियम है, क्रोमियम है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d 5 4s 1 होता है। तो इन्होंने बोला कि इनमें देखो s में ऑर्बिटल एक ही है, s में इलेक्ट्रॉन पहले 3d में फिल हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसकी जो हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी होती है, डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5 यहाँ पे आए हैं, तो ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी कंप्लीटली फील्ड की स्टेबिलिटी दोनों की बाकियों की बजाय क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्रोमियम में एस में एक इलेक्ट्रॉन भर के और डी को कंप्लीटली फिल रखा जाता है। तो इसमें यही चीज यहाँ पे बताई गई, हाफ फील्ड जैसे पी में हाफ फील्ड कितने होंगे, पी में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो हाफ फील्ड कितने हो जाएंगे 3, ऐसे डी में टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है तो क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे हाफ फील्ड, ऐसे करके एफ में 14 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फील्ड कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। तो यही चीज यहाँ पे बताइए। तो देखो P3 P6 फुल हाफ फील्ड फुल फील्ड, हाफ फील्ड डी का फुल फील्ड, एफ का हाफ फील्ड एफ का फुल फील्ड, ये क्या है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। तो इनके केस में थोड़े से एक्सेप्शन हो सकते हैं हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनके केस में। यूरेनियम क्या है, शॉर्ट लिव्ड है, सेट वैसे बताया हुआ, बाकी इसको हम एफ ब्लॉक एक्टेनोइड में पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी बताई हाफ फील्ड और फुली फील्ड की। हाउएवर इन सर्टेन मेटल्स UCr 2 सेल्स, ये तो सेम चीज बताई गई है, स्लाइटली इन देयर एनर्जी शिफ्ट फ्रॉम ए सबशेल ऑफ लोअर एनर्जी टू ए सबशेल ऑफ हायर एनर्जी, कि 4s में होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन लेकिन वो 3d में चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी हाईएस्ट इनकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होती है, या तो हाफ फील्ड हो जाते हैं या तो कम्प्लीटली फील्ड हो जाते हैं। उसके बाद देखो ऐसे होना चाहिए, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ऐसे होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, इसके साथ हो सकता है, इसके हो सकता है, इसके साथ, ये वाला बैक में एक्सचेंज नहीं हो सकता, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा। तो ये क्या है कि हमारा जो एक्सचेंज है वो आगे वाली पोजीशन के साथ हो सकता है, पीछे वाली का नहीं हो सकता। This type, the stabilizing effect arise whenever two or more electron with same spin are present in degenerate orbitals। कि यहाँ पे क्या है, जब दो होंगे तभी एक्सचेंज पॉसिबल है ना, कि एक्सचेंज तभी होगा जब वो क्या होंगे डिजेनरेट ऑर्बिटल में, मतलब ये ऐसे स्प्लिट ना हो रखे हों, फिर उसमें जो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, पूरा डिजेनरेट वो होना चाहिए। द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कैन टेक प्लेस इज मैक्सिमम व्हेन द सेल इज आइदर हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड। तो यहाँ पे हाफ फील्ड है ना, तो शेल में एक्सचेंज देखो कितने ज्यादा हो सकते हैं, 2 यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ पे हो गए, 4 यहाँ पे हो गए, अदरवाइज क्या होंगे कम होंगे, 1 यहाँ पे हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है। एक्सचेंज एनर्जी में किसमें बोलेंगे कि एक्सचेंज का, उनको उनकी एक्सचेंज देयर पोजीशन, उनकी पोजीशन को एक्सचेंज करने में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सचेंज एनर्जी बोलेंगे। तो इसी के साथ जो ये हमारी फील्ड यूनिट है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड की, बस इसीलिए मान लो क्योंकि क्या यहाँ पे सील्डिंग भी कम होगी और जो एक्सचेंज एनर्जी है वो भी ज्यादा होगी। अब तक हमने सुनते आए थे ना कि हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और फुली फील्ड की, वो क्यों होती है, क्योंकि लार्ज एक्सचेंज एनर्जी होगी और वहाँ पे सील्डिंग भी क्या होगी, कम होगी, रिपल्शन है वो भी कम होगा। तो इसी के साथ जो हमारी यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो फिनिश होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इसी के साथ जो हमारी यूनिट है फिनिश हो जाएगी। सपोर्ट करना आप पे डिपेंड है, वो आप पे डिपेंड है कि आप +1 2 दोनों क्लासेस करना चाहते हो या जितना मेरे से होगा पाएगा फिर तो मैं उतना ही करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।